वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे जीओसी का फोर्थ लेक्चर और फोर्थ लेक्चर के अंदर हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन एंड व्हाई हाइपर कॉन्जुगेशन अराइजेस। उसके बाद में हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, इससे पहले हमने जीओसी के 3 लेक्चर्स देख चुके हैं ऑलरेडी। जीओसी के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे जीओसी के। उसके बाद हमने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट हमने स्टार्ट किया था। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट देखा था और इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर हमने ये देखा था कि व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, कहाँ कहाँ लगता है इंडक्टिव इफेक्ट, कैसे सिस्टम के अंदर दिखाई देता है इंडक्टिव इफेक्ट, इस वजह से राइज होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बाद में हमने थोड़ा सा क्वेश्चंस प्रैक्टिस की थी उस वीडियो के अंदर। उसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर जीसी के थर्ड लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या क्या होते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर हमने ये देखा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन और कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन को हम कैसे कैसे निकालते हैं, उसके ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद में हमने ये देखा था कि एसिसिटी और बेसिसिटी जो है उसे हम देखने वाले हैं जब हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो जाएगा और जब हमारा रेजोनेंस कंप्लीट तरीके से कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम पे हम देखेंगे कि हम एसिडिटी का ऑर्डर और बेसिसिटी का ऑर्डर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो के साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बेसिकली अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो इसके और दो नाम भी हम देखते हैं। पहला नाम है हमारे पास में हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर बात करें तो इसी को ही हम कहते हैं सिग्मा पाई रेजोनेंस। क्या कहते हैं? सिग्मा पाई रेजोनेंस। ठीक है, और इसी की बात करें तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? नोवा रेजोनेंस। ठीक है, अगर बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन की तो हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर कि पहली बात तो हाइपर कॉन्जुगेशन हम दो चीजों के लिए पढ़ते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं हम किसके अंदर? दो सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। मान लीजिए पहला सिस्टम है हमारा जिसके अंदर हमारे पास में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है हमारे पास में p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। वैकेंट p ऑर्बिटल हमारे पास में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो ऐसे सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं। दूसरा सिस्टम हमारे पास में होता है हाइपर कॉन्जुगेशन को पढ़ने के लिए। दूसरा सिस्टम होता है, मान लीजिए हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और एक क्या प्रेजेंट है हमारे पास में, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ऐसे सिस्टम के अंदर भी हम क्या देखते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन हम देखते हैं। अगर इस वाले सिस्टम की बात करें, पहले सिस्टम की जिसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड था और एक p ऑर्बिटल था, ऐसे सिस्टम में हम दो स्पीशीज पढ़ते हैं बेसिकली। एक पढ़ते हैं कार्बोकैटायंस के अंदर, कार्बोकैटायंस के अंदर, और दूसरी स्पीशीज होती है हमारी ऐसे सिस्टम के अंदर कार्बन फ्री रेडिकल। क्या होता है? कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर भी हम देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। बात करें अगर पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड वाले सिस्टम क्या होते हैं हमारे पास में? ऐसे सिस्टम होते हैं हमारे पास में एल्कीन सिस्टम। ऐसा वाला जो हाइपर कॉन्जुगेशन है तो हम देखेंगे किसके अंदर? एल्कीन के अंदर देखेंगे। बेसिकली अगर बात करें कार्बोकैटायन की और कार्बन फ्री रेडिकल की, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास में? वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम ऐसे सिस्टम को किसके अंदर पढ़ते हैं? सिग्मा बॉन्ड एंड p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर हम पढ़ते हैं। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर भी हमारे पास में क्या प्रेजेंट होता है? वैकेंट p ऑर्बिटल हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर एल्कीन सिस्टम में, तो एल्कीन सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा कि एल्कीन क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होगा, उसके एडजस्टेंट पोजीशन पे आपके पास में क्या प्रेजेंट होगा? सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक, तो अगर हम बात करें, स्टार्ट करते हैं एक एक हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला सिस्टम हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन। हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन। ठीक है, अगर हम कार्बोकैटायन की बात करें, कार्बोकैटायन के अंदर बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए मैंने एक सिस्टम लिया, मान लीजिए मेरे पास में ये सिस्टम है CH3CH2 पॉजिटिव। ठीक है, अगर मेरे पास में ये सिस्टम है तो इस सिस्टम के लिए हम क्या देख सकते हैं? बेसिकली ऐसे सिस्टम के अंदर, ऐसे सिस्टम के अंदर इसी को अगर मैं बनाऊं तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये H, ये एक हाइड्रोजन और ये वाला एक हाइड्रोजन। ठीक है,
यहाँ पर अगर हम बनाना चाहे तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ये H और ये ठीक है। अभी बात करें कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल इस कार्बन कैटायन के पास में प्रेजेंट है। ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल है इसके पास में वैकेंसी है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कर सकता है। तो बेसिकली ये करता क्या है, यहाँ पर ये करता क्या है, बेसिकली ये क्या करता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है इस C और H के बीच में, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, ये वाला कार्बन जिसके पास में वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है। अगर इसने ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लिया तो वहां पर क्या हो जाएगा, बेसिकली ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। हाइड्रोजन किस फॉर्म में रिमूव होगा, H प्लस के फॉर्म में रिमूव होगा। तो यहाँ से हमारा पहला हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनता है। मान लीजिए मैंने इसे नेम कर दिया 1 और ये H2 और इसको मैंने नाम दे दिया H3। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, ये H2 एज इट इज है, यहाँ पर ये H3 एज इट इज है। यहाँ पर जो H1 प्रेजेंट था वो किस फॉर्म में निकल गया, H प्लस की फॉर्म में निकल गया। और यहाँ पर जो कार्बन के पास में एक वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट था उसने क्या कर लिया, एक पाई बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो ये हमारी पहली हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। इसी तरीके से हम दूसरी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सेम जैसे हमने H1 के साथ में बनाया, सेम किसके साथ में सिनेरियो हो सकता है हमारे पास में, H2 के साथ में हो सकता है। इस केस में क्या होगा, H2 H2 प्लस की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दूसरा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर हमने बनाया इस तरीके से। मान लीजिए ये हमारा कार्बन, यहाँ पर H3 क्या होगा, एज इट इज रहेगा। यहाँ पर जो H2 प्रेजेंट था वो किस फॉर्म में निकल गया, H प्लस की फॉर्म में निकल गया। यहाँ पर जो H1 था वो एज इट इज प्रेजेंट होगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारे पास में पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अगर बात करें तीसरी स्ट्रक्चर की तो तीसरा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा H3 से हम बना सकते हैं। इस केस में क्या हो जाएगा, ये रहा हमारा कार्बन, ये H2 हमारा एज इट इज रहेगा, ये H1 हमारा एज इट इज रहेगा। यहाँ पर जो H3 प्रेजेंट था वो H3 किस फॉर्म में निकल जाएगा, H प्लस की फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास में, पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जब हमारे पास में ये वाली स्ट्रक्चर थी तो ये वाली स्ट्रक्चर बेसिकली क्या थी, चार्ज स्ट्रक्चर थी और ये वाली स्ट्रक्चर हमारे पास में कैसे बनी, एल्केन स्ट्रक्चर बनी और जो कि क्या है हमारे पास में न्यूट्रल है। ठीक है, अगर बात करें एक स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रक्चर थी और जो हमारी ये वाली स्ट्रक्चर बन के आई है एल्केन वाली, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर क्या है हमारे पास में हर एक स्पीशीज का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की हम बात करें, डेंसिटी कहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी हमारे पास में, एल्कीन वाले स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने का क्या मतलब हो गया कि ये जो कार्बोकेटायनिक स्पीशीज थी उसका जो ऑक्टेट इनकम्प्लीट था पहले, ऑक्टेट अब क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये थी बेसिकली हमारे पास में हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटायन। अगर बात करें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर की, तो बेसिकली यहाँ पर कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बने, एक हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बना है हमारा H1 से, एक हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बना है हमारा H2 से, एक हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बना है हमारा किससे, H3 से। तो ये तीन हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है और एक हमारा क्या है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर है हाइपर कॉन्जुगेशन का। तो अगर हम बात करें बेसिकली, अगर हम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर की बात करें, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या हो जाएगा, जितने भी हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन हम कैसे कह रहे हैं, जैसे हमारा यहाँ पर कार्बोकैटायन प्रेजेंट था, यहाँ पर क्या था हमारे पास में कार्बोकैटायन प्रेजेंट था। ठीक है, कार्बोकैटायन के जस्ट एडजेसेंट वाली कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। उस कार्बन पे प्रेजेंट जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर तीन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, इसीलिए हमारी कितने स्ट्रक्चर्स बने, एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर और तीन हाइड्रोजन से तीन स्ट्रक्चर बने। इसका मतलब टोटल स्ट्रक्चर हमारे पास में कितने बने, चार स्ट्रक्चर्स बने। ठीक है, तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर की, तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला n+1। और यहाँ पर अगर n की बात करें तो n क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। ठीक है, अगर बात करें सेम इसी तरीके से, हम अगर बात करें कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर, जो कि हमारा सेकंड सिस्टम है, सेकंड सिस्टम क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल। अगर हम कार्बन फ्री रेडिकल की बात करें तो कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर बेसिकली क्या होगा हमारे पास में, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बन
फ्री रेडिकल, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बन फ्री रेडिकल। अगर कार्बन फ्री रेडिकल की बात करें तो यहाँ पर भी क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। अगर यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है तो हमें पता है, हमने पहले लेक्चर के अंदर जीओसी के अंदर देखा था कि जब हमारे पास में दो टाइप के क्लीवेज थे, दो टाइप के क्लीवेज देखे थे हमने बॉन्ड क्लीवेज। एक था हमारे पास में हेट्रोलाइटिक क्लीवेज और दूसरा था हमारे पास में होमोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में हमने देखा वहां पर कार्बन कटायनिक स्पीशीज बनती है और कार्बन आयनिक स्पीशीज बनती है। बट हमने होमोलाइटिक क्लीवेज के अंदर देखा था वहां पर हमेशा हमारे पास में क्या बनता है, कार्बन फ्री रेडिकल स्पीशीज बनती है, ठीक। तो अगर हम बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बन फ्री रेडिकल, कैसा क्लीवेज देखने को मिलेगा आपको, होमोलाइटिक क्लीवेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर होमोलाइटिक क्लीवेज की बात करें तो मान लीजिए मेरे पास में सिस्टम है कुछ इस तरीके का, CH3 CH2 रेडिकल, ठीक है। तो अगर इसे ही हम बनाना चाहें, इस स्पीशीज को अगर हम बनाना चाहें तो हम किस तरीके से बना सकते हैं, ये हमारे पास में कार्बन, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पर एक और कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो बात करें यहाँ पर, ये जो p ऑर्बिटल हमारे पास में था उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर हम इस कार्बन फ्री रेडिकल की बात करें तो यहाँ पर ऑक्टेट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बेसिकली ऑक्टेट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ये रहे, दो इलेक्ट्रॉन ये रहे और दो इलेक्ट्रॉन ये रहे, ठीक है। टू टू और टू कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये रहा एक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इस वाले ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो इसका कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें इसके पास में एक वैकेंसी भी प्रेजेंट है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन कर सकता है क्योंकि इसके पास में इस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और मैक्सिमम जो ऑक्यूपेंसी है वो कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी इसके पास में वैकेंट है अभी, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारे पास में, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर इस हाइड्रोजन की हम बात करें तो बेसिकली यहाँ क्या होगा हमारे पास में, होमोलाइटिक क्लीवेज। जैसे ही इस तरीके से हमारा होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, मान लीजिए मैंने इसे नंबरिंग दे दी 1, इसे दे दिया 2 और इसे दे दिया 3, ठीक है। तो अगर हम इस होमोलाइटिक क्लीवेज की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इस H1 के पास में, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा हमारा, इस कार्बन के पास में। जैसे ही इसके पास में गया तो एक हम इंटरमीडिएट स्पीशीज बना रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं कि हमें हमारी स्पीशीज किस तरीके से दिखाई देगी। तो हम मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है हमारे पास में, H2 स्पीशीज एज इट इज प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है, H3 स्पीशीज एज इट इज प्रेजेंट है, यहाँ पर ये क्या है, कार्बन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पर इस p ऑर्बिटल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पर जो H1 था उसने क्या किया, होमोलाइटिक क्लीवेज किया। तो होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन H1 ले गया, एक इलेक्ट्रॉन कौन ले गया हमारे पास में, कार्बन ले गया। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन अब इसके पास में प्रेजेंट है और ये दोनों क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। इस कार्बन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस कार्बन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो हमारे पास में एक टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनी कुछ इस तरीके की। इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हमारे पास में प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, H2 प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारे पास में, H3 प्रेजेंट है, और जो H1 था वो किस फॉर्म में रिलीज हो गया, कार्बन फ्री रेडिकल की फॉर्म में हमारे पास में यहाँ रिलीज हो गया, ठीक। तो अगर हम बात करें सेम इसी तरीके से दूसरे स्पीशीज की, मान लीजिए सेम काम मैंने किसके लिए किया, H2 के लिए किया, तो सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब होमोलाइटिक क्लीवेज किसका किसका होगा, इस कार्बन का होगा। और यहाँ पर ये जो H2 प्रेजेंट है इसके पास बीच में क्या होगा हमारे पास में, होमोलाइटिक क्लीवेज। अगर ये होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो हमारे पास में स्पीशीज कुछ इस तरीके की बन जाएगी। H2 किस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, रेडिकल की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर जो H1 है वो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर जो H3 है वो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में स्पीशीज बनेगी। अगर हम H3 से बात करें तो H3 के अकॉर्डिंग भी हमारे पास में क्या बनेगा, अब इस बार कौन सा वाला बॉन्ड क्लीव होगा, ये कार्बन और H3 के बीच में होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और हमारे पास में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा दूसरे वाले कार्बन के अंदर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारे पास में क्या होगा, बेसिकली ये कार्बन H3 वाला बॉन्ड क्लीवेज हुआ है, इसका मतलब हमारे पास में H3 किस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, रेडिकल की फॉर्म में। H2 हमारा एज इट इज है और H1 भी हमारा क्या है, एज इट इज। और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास में, डबल बॉन्ड
CH और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें, अगर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी, n+1, ठीक है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कितनी हो जाएगी, अगर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, बेसिकली n+1, ठीक है। और n यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, n हो जाएगा हमारे पास में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस ऊपर वाले एग्जाम्पल की, तो ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर हमारे पास में स्पीशीज क्या थी, बेसिकली ये था कार्बन फ्री रेडिकल, और ये कार्बन फ्री रेडिकल के जस्ट बगल वाला कार्बन कौन हो जाएगा, अल्फा कार्बन। इसका अटैच जितने भी हाइड्रोजन है उसे हम क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन में हम उसे काउंट करेंगे। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, बेसिकली 3 हाइड्रोजन है। इसका मतलब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है, तो हमारे पास में नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इस वाले एग्जांपल के लिए कितनी हो जाएगी, 3+1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये तो बेसिकली हमारे पास में हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, या फिर हम बात करें नेक्स्ट वाले सिस्टम की, तो वो वाला सिस्टम क्या था हमारे पास में, एल्कीन सिस्टम। अगर एल्कीन सिस्टम के अंदर अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें, तो बेसिकली थर्ड सिस्टम है हमारे पास में हाइपर कॉन्जुगेशन इन हाइपरकॉन्जुगेशन इन एल्कीन, ठीक है। अगर एल्कीन की बात करें, तो मान लीजिए मेरे पास में एग्जांपल है कुछ इस तरीके से, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 नहीं, सॉरी, मान लीजिए मेरे पास में एग्जांपल है कुछ इस तरीके से, CH, और यहाँ पर मेरे पास में लगा हुआ है CH3, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है, बेसिकली ये एक एल्कीन सिस्टम। इस एल्कीन सिस्टम के जस्ट बगल वाला कार्बन हमारे पास में क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात करें, तो इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे, 3 हाइड्रोजन लगे। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 3, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर की, तो बेसिकली यहाँ पर किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनता है, तो हम बात करें, मान लीजिए मैंने इसी को ही ओपन करके लिखा, तो हमारे पास में ये किस तरीके से हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन, ठीक है। अगर बात करें, ये भी क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में एक CH, इस CH3 को भी मैंने ओपन करके लिख दिया, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, और एक हाइड्रोजन हमारा ये रहा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास में कुछ इस तरीके की स्पीशीज प्रेजेंट है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास में ये है, और यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये वाला हाइड्रोजन किस फॉर्म में रिलीज हो जाता है, H+ की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। अगर ये H+ की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ पर बेसिकली ये कार्बन क्या ले जाएगा, पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन एक्सेप्ट कर लेगा। मान लीजिए एक सिस्टम में आपको यहाँ पर बनाकर दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा सिनेरियो क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये कार्बन था, ये डबल बॉन्ड कार्बन था, यहाँ पर क्या था हमारे पास में, हाइड्रोजन था, यहाँ पर क्या था हमारे पास में, हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या था हमारे पास, हाइड्रोजन, यहाँ पर था हमारे पास कार्बन। ये वाला जो कार्बन है, इसको मैं नंबरिंग कर दी 1, इसको मैंने नंबरिंग कर दी 2, इसको कर दिया मैंने 3। तो H1 वाला कार्बन है, वो किस फॉर्म में रिलीज हो गया, कार्बन कटायन फॉर्म में रिलीज हो गया, ठीक है, H+ के फॉर्म में रिलीज हो गया। तो H+ के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर कैसे चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर H3, और ये वाला क्या है, H2 हमारा एज इट इज। तो अगर बात करें, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पर कॉन्जुगेशन करेगा, और ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अगर बात करें p ऑर्बिटल की, तो बेसिकली p ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, p ऑर्बिटल के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इन दोनों के बीच में क्या है हमारे पास में, पाई बॉन्ड इस तरीके से प्रेजेंट, ठीक है। अगर ये पाई बॉन्ड इस तरीके से प्रेजेंट है, तो बेसिकली अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, अगर इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में ये वाले जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके बगल वाले p ऑर्बिटल में अगर हमारे पास में शिफ्ट हो जाएगी, अगर ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो ये वाले पाई बॉन्ड क्या होना पड़ेगा, इसको टूटना पड़ेगा। अगर ये टूटेगा तो कहाँ पर चला जाएगा, इसके नेक्स्ट वाले कार्बन के ऊपर। तो स्पेशीज कुछ हमारे पास में इस तरीके की बन जाएगी। ये कार्बन है हमारे पास में, ठीक है, यहाँ पर ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन है यहाँ पे,
और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास में पाई बॉन्ड इस तरीके से बन जाएगा, और ये कार्बन यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये H3 था, ये H2 बन गया, और यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पे, और यहाँ पर एक कार्बन ऑलरेडी हमारे पास में प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ इस तरीके की स्पीशीज हमारे पास में यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट कार्बन के थ्रू, तो नेक्स्ट कार्बन के थ्रू बेसिकली क्या होगा हमारे पास में, मान लीजिए अब हमने हाइपरकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाई H2 के थ्रू। अगर हमने H2 के थ्रू हाइपरकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाई तो हमारे पास में स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की बनेगी। यहाँ पर कार्बन CH2 नेगेटिव, यहाँ पर ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में डबल बॉन्ड, और ये H2 के थ्रू बनाया है तो H3 और H1 क्या हो जाएगा हमारा एज इट इज, प्लस H2 हमारा किस फॉर्म में बाहर आ जाएगा, प्लस के फॉर्म में, H प्लस के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। अगर हम बात करें H3 के अकॉर्डिंग, तो मान लीजिए हमारे पास में H3 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो H3 के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये कार्बन CH2 है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये हो गया हमारे पास में हाइड्रोजन, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया हमारे पास में कार्बन, और H3 के थ्रू है तो H3 हमारा किस फॉर्म में बाहर आ जाएगा, H3 प्लस के फॉर्म में, तो बच क्या जाएगा हमारे पास में H2 और H1, और H3 प्लस क्या हो गया हमारा बाहर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में हाइपरकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे एल्कीन के केस में। ठीक है, अगर एल्कीन के केस में हम बात करें तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में हाइपरकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी। अगर हम नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर की बात करें तो सेम इसी तरीके से जैसे हमने कार्बन कटायन और कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर पढ़ा था, वैसे ही हम इसके अंदर भी पढ़ेंगे। नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर हमारे पास में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर हमारे पास में क्या हो जाएगा, n+1, और n हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अगर हमारे पास में n है तो यहाँ पे ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर हमारे पास में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या कर दिया हमने, 3+1 = 4। इसका मतलब ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास में नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कितनी बन गई, 4 बन गई। ठीक है, तो अगर हम बात करें, मान लीजिए अगर किसी भी सिस्टम के अंदर, मान लीजिए कोई भी सिस्टम है हमारे पास में, अगर उस सिस्टम के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इफ देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, क्या वहां पर कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो हो सकता है, वहां पर कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, कभी भी शो नहीं होगा, क्योंकि हम हमेशा, चाहे आप कार्बोकैटायन देख लीजिए, चाहे आप कार्बन फ्री रेडिकल देख लीजिए, चाहे आप एल्कीन देख लीजिए, तीनों ही सिस्टम के अंदर हमने हमेशा किसके साथ डील किया है, अल्फा हाइड्रोजन के साथ में डील किया है। तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन इज द बेसिक नीड और मैंडेटरी नीड ऑफ अस फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन शो करवाने के लिए हमारे पास में सबसे बेसिक नीड क्या है, उस सिस्टम के पास में हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो कोई भी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर हमारी नहीं बनेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कौन से सिस्टम हमारे पास में हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं हम। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया, which of the following shows hyperconjugation। ठीक है, अगर मैंने आपको कुछ सिस्टम दे दिए और मैंने आपको कहा कि आपको बताना है कौन से सिस्टम के अंदर हाइपरकॉन्जुगेशन शो होगा, पहला सिस्टम हमारे पास में क्या है, मान लीजिए पहला सिस्टम हमारे पास में है, पहला सिस्टम हमारे पास में है कुछ इस तरीके से, CH3 CH2 प्लस। ठीक है, दूसरा सिस्टम है हमारे पास में CH3 CH2 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 पॉजिटिव। थर्ड सिस्टम है हमारे पास में कुछ इस तरीके से, CH3 CH पॉजिटिव CH3। फोर्थ सिस्टम है हमारे पास में कुछ इस तरीके से, मान लीजिए हमारे पास में है CH3 CH CH3, यहाँ पर है हमारे पास में रेडिकल। ठीक है, फिफ्थ सिस्टम है हमारे पास में कुछ इस तरीके से,
सिक्स्थ सिस्टम है हमारे पास में, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में जस्ट अ सेकंड, मान लीजिए नेक्स्ट सिस्टम है हमारे पास में कुछ इस तरीके से, सिस्टम हमारे पास में तरीके से, ठीक है। मान लीजिए नेक्स्ट सिस्टम है हमारे पास में लास्ट सिस्टम है हमारे पास में इस तरीके से। करें स्टार्ट, एक एक क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास में कौन कौन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा और कौन कौन हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हमें क्या बात को ध्यान में रखना है, देयर मस्ट बी अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए वहां पे। अगर वहां पे एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वहां पर क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसा स्ट्रक्चर शो करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ में। पहले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में क्या है, ये है हमारे पास में कार्बोकेटाइन, ये रहा सिस्टम। इसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन है ये क्या है हमारा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के ऊपर लगे हुए हाइड्रोजन क्या होते हैं हमारे पास में, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तीन। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन ये शो करेगा, ठीक है। अगर बात करें सेकंड सिस्टम की, तो सेकंड सिस्टम के अंदर ये रहा हमारे पास में कार्बोकेटायनिक सिस्टम, ये रहा कार्बोकेटाइन। इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब ये भी कर सकता है हमारे पास में हाइपर कॉन्जुगेशन शो, ठीक है। अगर हम बात करें थर्ड सिस्टम की, तो थर्ड सिस्टम के अंदर बेसिकली हमारे पास में क्या है, ये रहा कार्बोकेटाइन, और इस कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल वाले पोजीशन क्या है, अल्फा पोजीशन। इसके इस साइड में भी क्या होगी, अल्फा पोजीशन। जस्ट एडजेसेंट वाली फर्स्ट पोजीशन क्या होगी हमारे पास में, अल्फा पोजीशन। ये है हमारा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस अल्फा कार्बन पे कितने लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसका मतलब टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे हमारे पास में, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ठीक है। बात करें यहाँ पर तो ये कार्बन फ्री रेडिकल का सिस्टम ये रहा, ये कार्बन फ्री रेडिकल का सिस्टम है। इसके जस्ट राइट साइड में क्या है हमारे पास में, अल्फा कार्बन। लेफ्ट साइड में भी क्या है, अल्फा कार्बन। इस पे लगा हुआ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। इस पर लगा हुआ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, 3 अल्फा हाइड्रोजन राइट साइड वाली पोजीशन के ऊपर है। तो इसका मतलब हमारे पास में यहाँ क्या हो जाएगा, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे कंप्लीटली। तो यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन हमारे पास में शो होगी, ठीक है। अगर हम बात करें इस वाले सिस्टम की, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, एल्कीन का सिस्टम है। एल्कीन के सिस्टम के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन है तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बेसिकली इस कार्बन की अगर वैलेंसी की बात करें तो एक वैलेंसी ये रही कंप्लीट, एक ये रही। टोटल 4 बॉन्ड्स बना सकता है कार्बन। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। अगर ये 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 अल्फा हाइड्रोजन। 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो होगा इस वाले सिस्टम के अंदर। अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले सिस्टम की, तो ये रहा हमारा कार्बोकेटायन। इस कार्बोकेटायन के जस्ट फर्स्ट फर्स्ट वाले जो पोजीशन है वो हमारी क्या होगी, अल्फा पोजीशन। ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन की बात करें तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस वाले अल्फा कार्बन की बात करें, यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस वाले कार्बन की बात करें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब 3 हाइड्रोजन ये रहे, 3 हाइड्रोजन ये रहे, और 2 हाइड्रोजन ये रहे। तो टोटल कितने हो गए, 3 और 3 6 और 2 8। 8 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर भी शो होगा, ठीक है।
अगर बात करें नेक्स्ट वाले सिस्टम को, नेक्स्ट वाले सिस्टम के अंदर ये रहा हमारे पास में एल्कीन और ये रहा हमारे पास में एल्केन। अगर इस वाले एल्केन की अगर हम बात करें तो इस वाले एल्केन के अंदर बेसिकली क्या हो जाएगा कि इस वाले एल्केन के बगल में कोई भी sp3 कार्बन नहीं है। इसका मतलब कोई भी अल्फा कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, जिसके पास में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक, तो इसका मतलब ये वाला तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं कर सकता। बात करें इस वाले एल्कीन की, तो ये वाले एल्कीन के जस्ट बगल में क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। लेकिन क्या इस अल्फा कार्बन के पास में कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है? यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3। कार्बन के चार वैलेंसीज क्या है, कंप्लीट है। इसका मतलब यहाँ पर इस अल्फा कार्बन के पास में भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर टोटल सिस्टम के अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये वाला ऐसा सिस्टम हमारे पास में हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें इस वाले सिस्टम की, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, कार्बन फ्री रेडिकल। ये रहा हमारे पास में सिस्टम। इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। ये भी क्या है, अल्फा कार्बन। ये भी क्या है हमारे पास में, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के चारों वैलेंसीज पूरी है। इसके पास में भी कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर भी चारों वैलेंसीज पूरी है, यहाँ पर भी चारों वैलेंसीज इसकी पूरी है। इसका मतलब यहाँ पर भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। अगर हम बात करें इस वाले सिस्टम की, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारे पास में, कार्बोकटायन। अगर ये कार्बोकटायन प्रेजेंट है तो यहाँ पर इसके बगल वाली पोजीशन क्या होगी, अल्फा, और ये भी क्या होगी, अल्फा। लेकिन दोनों ही कार्बन क्या है, चार चार वैलेंसीज इसकी पूरी है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी ये वाला सिस्टम क्या नहीं करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ये था हमारा, ये लास्ट एग्जांपल और बचा है हमारे पास में। ये हमारे पास में जहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन शो हो सकता है। ये रहा हमारे पास में एल्कीन सिस्टम, और एल्कीन सिस्टम के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है हमारे पास में, अल्फा कार्बन। ये भी क्या हमारे पास में, अल्फा कार्बन। ठीक है, दोनों हमारे पास में अल्फा कार्बन है। इसका मतलब हमारे पास में क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन के ऊपर क्या कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है? इस अल्फा कार्बन की अगर हम बात करें, इस अल्फा कार्बन की चारों के चारों वैलेंसीज पूरी है, चारों वैलेंसीज पूरी है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इस वाले कार्बन की बात करें तो यहाँ पर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इस कार्बन के चारों वैलेंसीज कंप्लीट है। तो यहाँ पर पूरे सिस्टम के अंदर 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। ठीक है, ये तो हमारे पास में कौन से सिस्टम हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे और कौन से सिस्टम हमारे पास में हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन को दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। जैसे कि हमने इंडक्टिव इफेक्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट और एक माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। वैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन को भी हम दो तरीके से डिवाइड किया है। एक हमने किया है क्या, एक हमने डिवाइड किया उसको प्लस एच इफेक्ट में, और एक हमने डिवाइड किया उसको माइनस एच इफेक्ट के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन दो तरीके से हमने देखी। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, पहली कैटेगरी है हमारे पास में क्या, प्लस एच इफेक्ट। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास में क्या, माइनस एच इफेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली अगर प्लस एच इफेक्ट की बात करें तो बेसिकली प्लस एच इफेक्ट के अंदर क्या होता है, सिस्टम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। मान लीजिए मेरे पास में सिस्टम है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये हमारे पास में क्या है, बेंजीन प्रेजेंट है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में बेंजीन प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, CH3। अगर इस CH3 और इस बेंजीन की बात करें तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरीके से शो हो सकता है वो हमें देखना है। अगर हम स्टार्ट करते हैं इसका हाइपर कॉन्जुगेशन, इसका हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाना, तो बेसिकली क्या होता है हमारे पास में हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाते वक्त, यहाँ पर मान लीजिए मैंने इसको क्या किया, इस तरीके से लिखा है। हम पढ़ रहे हैं प्लस एच इफेक्ट। ठीक है, प्लस प्लस एच इफेक्ट देखिए, प्लस एच का एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा ये। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में ये सिस्टम है, इसको ही मैंने किस तरीके से बना लिया, ये कार्बन, ये H1 है, ये H2 है, और ये क्या है हमारे पास में, H3। ठीक है, ये एक सिस्टम है हमारे पास में। तो यहाँ पर बेसिकली प्लस H के अंदर क्या होता है, ये वाला जो हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है CH3 के ऊपर, ये जो CH3 के ऊपर हमारे पास में, CH3 के ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकल जाता है, H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या छोड़कर जाता है हमारा, नेगेटिव चार्ज छोड़कर जाएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज हमारे पास में रिलीज कर गया है, इसका मतलब हमारे पास में क्या हो जाएगा, CH2 नेगेटिव। अब ये CH2 नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस करने लगेगा इस तरीके से। पहले
हमारे पास में हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की बन जाएगी। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ये, और ये डबल बॉन्ड CH2, ये बन गई हमारी पहली हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। किसके थ्रू बनी है? H1 के थ्रू। H1 प्लस क्या हो गया हमारा? बाहर। अगर दूसरी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर की हम बात करें तो दूसरी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर हमारी कैसे बन जाएगी? H2 के थ्रू बन सकती है। H2 के थ्रू अगर हमारी बनेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड CH2, और H2 प्लस क्या हो जाएगा हमारा? बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और ये एज इट इज इस तरीके से बन जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर की, तो मान लीजिए हमारे पास में नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर हमने किसके थ्रू बनाई? H3 के थ्रू बनाई। तो H3 के थ्रू हमारी किस तरीके से बन जाएगी? इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन H2, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये इस तरीके से बन जाएगा। H3 पॉजिटिव क्या हो जाएगा हमारे पास में? बाहर। ठीक है, तो ऐसे इफेक्ट को हम कहते हैं क्या? प्लस H हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। प्लस H इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्लस H इफेक्ट हमने अभी तक देखा कि प्लस H और प्लस वाले जो इफेक्ट होते हैं, पॉजिटिव वाले जो इफेक्ट होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग गुड्स लगे होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग गुड्स लगे हुए हैं तो बगल वाला जो सिस्टम है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अगर यहाँ पर भी हम देखें तो यहाँ पर भी बेसिकली H प्लस रिलीज हो रहा है। H प्लस अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को देकर रिलीज हो रही है। इसका मतलब कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। कार्बन पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, वैसे ही बगल वाले सिस्टम पे क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। उस नेगेटिव चार्ज के जनरेट होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम पे, ओवरऑल सिस्टम पे क्या हो रही है? हमारी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इस वाले इफेक्ट को हमने इसी वजह से क्या कह दिया? प्लस H इफेक्ट। ठीक है, बेसिकली अगर प्लस H इफेक्ट की बात करें तो प्लस H इफेक्ट कौन कौन दिखा सकता है? उस सिस्टम की बात करें, मान लीजिए अभी तक हमने एक सिस्टम पढ़ा जहां पर था हमारे पास में बेंजीन के ऊपर CH3। ठीक है, बेंजीन के ऊपर क्या था हमारे पास में? CH3। इसी तरीके से हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप भी हो सकता है CD3, और इसी तरीके से हाइड्रोजन की तीसरा आइसोटोप भी हो सकता है CP3। ये तीन सिस्टम ऐसे हैं जो प्लस H इफेक्ट दिखाते हैं। अगर इसमें भी प्लस H इफेक्ट की बात करें तो ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा हो जाएगा हमारे पास में? CH3 का प्लस H इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, फिर CD3 का होता है, उसके बाद में किसका होता है? CP3 का हमारे पास में प्लस H इफेक्ट होता है। अगर हम इसके रीजन की बात करें तो बेसिकली रीजन क्या हो सकता है? अगर हम यहाँ पर आइसोटोप्स की बात करें तो हाइड्रोजन का ये पहला आइसोटोप, ये दूसरा आइसोटोप, और ये क्या है हमारे पास में? तीसरा आइसोटोप। तो यहाँ से हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम की बात करें तो ट्रिटियम क्या है? हैवियर आइसोटोप है। ड्यूटेरियम भी क्या है? हैवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन जो है वो क्या है? सबसे लाइटर पार्टिकल। हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स में से सबसे लाइट कौन है? हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन सबसे लाइट है, इसका जो बॉन्ड है, इसके बीच में वाइब्रेशंस क्या होंगे? बहुत ज्यादा, क्योंकि वेट कम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। मॉलिक्यूलर वेट कम होगी तो वाइब्रेशंस, उनका मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन ज्यादा हो सकती है। पर इसकी बॉन्ड में वाइब्रेशन ज्यादा होंगे, जितनी ज्यादा वाइब्रेशंस होंगी बॉन्ड कितनी क्या हो जाएगा? उतना ही वीक, और जितना वीक ये बॉन्ड हो जाएगा उतना ही जल्दी H प्लस क्या हो जाएगा? वहां से रिलीज। जितना जल्दी वहां से H प्लस रिलीज हो जाएगा उतना ही ज्यादा उसका क्या हो जाएगा? प्लस H इफेक्ट। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है? ये लाइटर पार्टिकल होता है। लाइटर पार्टिकल है तो यहाँ पर क्या हो जाता है? वाइब्रेशंस उस बॉन्ड के अंदर क्या है? ज्यादा। अगर यहाँ पे वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा है तो बॉन्ड क्या हो जाता है? ये वाला वीक। बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक। सेम इसी तरीके से ट्रिटियम के अंदर क्या होता है? ये हैवियर आइसोटोप होता है। अगर ये हैवियर आइसोटोप है तो यहाँ पर वाइब्रेशंस क्या होंगी? कम। अगर यहाँ पे वाइब्रेशंस यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे वाइब्रेशंस क्या होंगी? कम। वाइब्रेशंस अगर कम होगी तो बॉन्ड क्या होगा? यहाँ पर स्ट्रांग होगा। बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड जल्दी से ब्रेक नहीं होगा, और बॉन्ड जल्दी से ब्रेक नहीं होगा तो प्लस H इफेक्ट क्या होगा? इसका कम होगा। ठीक है, बात करें अगर माइनस H इफेक्ट की, तो माइनस H इफेक्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है? माइनस H इफेक्ट कौन से सिस्टम शो करते हैं? जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचकर ले जाएं। और ऐसे कौन से सिस्टम होते हैं जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करके बाहर निकल जाते हैं? ऐसे वाले सिस्टम होते हैं हमारे पास में कौन? जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होते हैं हमारे पास? अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच के ले जाते हैं। मान लीजिए हमारे पास में सिस्टम है कुछ इस तरीके से। ठीक है, मान लीजिए सिस्टम में हमारे पास में ये बेंजीन प्रेजेंट है। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास में क्या लगा हुआ है? CF3 लगा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर CF3 लगा हुआ है तो इसी सिस्टम को मैंने क्या कर दिया? थोड़ा सा ओपन करके लिख दिया कुछ इस तरीके से। ये बेंजीन है,
ये कार्बन है, ये हमारे पास में फ्लोरीन, ये हमारे पास में फ्लोरीन, ये भी हमारे पास में फ्लोरीन। नंबरिंग कर दी मैंने 1 to 3। अगर हम पहले फ्लोरीन के अकॉर्डिंग बात करें, F1 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो यहाँ पर F1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बेसिकली F1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फ्लोरीन क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जस्ट अ सेकेंड, यस, ये फ्लोरीन क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच कर बाहर ले जाएगा। तो ये फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन का केस है, तो फ्लोरीन क्या करता है, F माइनस के फॉर्म में निकलेगा। अभी तक हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकल रहा था, H प्लस के फॉर्म में निकल रहा था, लेकिन ये फ्लोरीन किस फॉर्म में निकलेगा, F माइनस के फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, फ्लोरीन की 4.0। तो अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, फ्लोरीन लेकर बाहर निकल जाएगा। अगर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ही लेकर बाहर निकल गया, तो यहाँ पर कार्बन को कैसे चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास में सिस्टम बनने लगेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन, ये F3, ये हो गया हमारे पास में F2, और यहाँ पर F1 किस फॉर्म में निकल गया, माइनस के फॉर्म में निकल गया। और यहाँ पर कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज जनरेट होता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास में पहली हाइपोकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की बन जाएगी। ये है डबल बॉन्ड, ये हमारे पास में कार्बन, ये क्या है, F3 है, ये क्या है हमारे पास में F2। और F1 किस फॉर्म में निकल गया, नेगेटिव के फॉर्म में निकल गया। और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास में, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पर क्या जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट हाइपोकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर की, अगर मैंने स्टार्ट किया अगर F2 के अकॉर्डिंग, तो F2 के अकॉर्डिंग बेसिकली क्या होगा, यहाँ से अगर मैंने F2 के अकॉर्डिंग बात की, F के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अब इस बार कौन निकलेगा, F2 बाहर निकल जाएगा। अगर F2 बाहर निकल गया, तो F1 क्या हो जाएगा हमारा एज इट इज, ये क्या हो गया हमारा F3। और यहाँ पर F2 जो था वो किस फॉर्म में बाहर निकल गया, माइनस के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। यहाँ पर ये बेंजीन, तो ये वाला कैसे शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड, कुछ इस तरीके से शिफ्ट होगा। ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास में नेक्स्ट हाइपोकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी, तो इस तरीके से, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ डबल बॉन्ड, ये कार्बन, यहाँ पर F3, और यहाँ पर क्या हो गया F1, और F नेगेटिव क्या हो गया हमारा बाहर। अगर हम तीसरे हाइपोकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर की बात करें, F3 के अकॉर्डिंग, F3 के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये कार्बन, और यहाँ पर F2, और ये F1, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, F3 माइनस क्या हो गया हमारा बाहर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो बेंजीन था इनिशियली, उस बेंजीन के ऊपर अब कैसा चार्ज जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, इसका मतलब बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर ये बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब जो ग्रुप हमारे पास में बाहर निकला वो कैसा ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, तभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है बेंजीन के ऊपर। अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते, जो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, कैसा इफेक्ट शो करते हैं, माइनस वाले इफेक्ट शो करते हैं, इसीलिए हमने इसे क्या कह दिया, माइनस एच। अगर हम बात करें, ये था हमारे पास में CF। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें, ऐसा कौन कौन शो कर सकता है, कौन कौन शो कर सकता है हमारे पास में, CF3 शो कर सकता है, CCl3 शो कर सकता है, CBr3 शो कर सकता है, और CI3 शो कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें माइनस एच इफेक्ट की ऑर्डर की इन चारों ग्रुप्स में से, तो सबसे ज्यादा हमारे पास में माइनस एच इफेक्ट किसका हो जाएगा, CI3 का। उसके बाद किसका हो जाएगा, CBr3 का। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा CCl3 का। उसके बाद हो जाएगा CI3। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग आया हुआ है, अगर हम इसके रीजन की बात करें, तो इसका रीजन बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर CI2 के अंदर हमारे पास में कौन सी स्पीशीज बाहर हुई थी, I नेगेटिव। और CF3 में कौन सी स्पीशीज बाहर होगी हमारे पास में, F नेगेटिव। I नेगेटिव और F नेगेटिव की अगर हम बात करें, I नेगेटिव जो होता है, इसका साइज क्या होता है, बहुत बड़ा। और साइज अगर इसका बहुत बड़ा है, साइज इसका क्या है, बहुत बड़ा। साइज अगर इसका बहुत बड़ा है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो ये आई नेगेटिव जल्दी निकलना चाहेगा उस सिस्टम से,
लेकिन बात करें वहीं पे फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन माइनस की साइज क्या होती है हमारे पास में, बहुत छोटी। अगर फ्लोरीन माइनस की साइज हमारे पास में बहुत छोटी है तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, या फिर हमारे पास में आई माइनस में क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। ठीक है, क्या होगा, ये लेस स्टेबल। अगर ये लेस स्टेबल है तो ये जल्दी नहीं निकलना चाहेगा एफ माइनस की फॉर्म में। अगर एफ माइनस की फॉर्म में ये जल्दी नहीं निकलना चाहेगा तो इसका माइनस एच इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये रीजन होता है हमारे पास में क्या, माइनस एच के ऑर्डर। ठीक है, तो बेसिकली ये था हमारे पास में हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बेसिकली ये था हमारे पास में हाइपर कॉन्जुगेशन, ऑल अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन। जो भी कॉन्सेप्ट था हाइपर कॉन्जुगेशन का वो हमने अभी तक देख लिया। ठीक है, अगर ये हाइपर कॉन्जुगेशन का सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, तो अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले, नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले हम एक चीज यहाँ सीख लेते हैं कि बेसिकली अभी तक हमने चीजें पढ़ी। ठीक है, अभी तक हमने इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ा, अभी तक हमने हैप्पी कॉन्जुगेशन पढ़ी है। लेकिन क्या, ऐसा क्या था हमारे पास में कि हमारे पास में हाइपर कॉन्जुगेशन की जरूरत पड़ी। बेसिकली होता क्या है, सारे काम तो हमारे इससे हुए रहे थे इंडक्टिव से, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन को हमने फिर भी स्टडी क्यों किया। बेसिकली हमारे पास में एक एक्सपेरिमेंटल चीज थी। हमारे पास में एक कार्बोकैटायन था कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कार्बोकैटायन था, यहाँ पर लगा हुआ था हमारे पास CH3। दूसरा कार्बोकैटायन था हमारे पास में कुछ इस तरीके से, CH2 पॉजिटिव, और यहाँ था हमारे पास में CH2 CH3। यहाँ था हमारे पास में तीसरा कार्बोकैटायन कुछ इस तरीके से, CH CH3 और CH3। ठीक है, यहाँ था हमारा चौथा कार्बोकैटायन इस तरीके से, कार्बन CH3 CH3 और CH3। ठीक है, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग इंडक्टिव, इंडक्टिव के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा उतना ही ज्यादा ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हो जाएगी। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास में, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रोन ग्रुप लगा होगा, तो वहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, उतना ही ज्यादा हमारे पास में कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और जितना ज्यादा वो स्टेबल हो जाएगा उतना ही मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास में बढ़ जाएगी। अकॉर्डिंग इंडक्टिव अगर हम देखें तो हमारे पास में सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कहाँ लगे हुए हैं, यहाँ पर ये प्लस आई भी है, दूसरा प्लस आई और ये तीसरा प्लस आई। सबसे ज्यादा प्लस आई यहाँ पर लगे होंगे। इसमें देखे तो यहाँ पर क्या है, दो प्लस आई इफेक्ट लगे हुए हैं। यहाँ पर देखे तो हमारे पास में इस तरीके से एक प्लस आई, और यहाँ पर देखे तो ये CH3 है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ग्रुप्स कहाँ लगे हुए हैं, फोर्थ में। तो हमारे पास में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ हो जाएगी, 4 3 2 और 1। अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव यही ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली हमारे पास में ये ऑर्डर नहीं होता। एक्सपेरिमेंटली हमारे पास में ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ हमारे पास में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की, तो बेसिकली यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट अराइज हुआ होगा, यहाँ पर था हमारे पास में, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास में प्रेजेंट है। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये रहे 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अल्फा हाइड्रोजन बेसिकली कैसा ग्रुप होता है, प्लस एच ग्रुप होता है, और प्लस एच ग्रुप होता है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ रही है, पहले वाले मॉलिक्यूल में जहाँ पर CH3 प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कार्बन कौन बढ़ा रहा है, CH3 बढ़ा रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाता है हमारे पास में, फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर जो था, इस एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास में कौन अराइज हुआ था, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, यहाँ से अराइज हुआ था हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा कार्बोकेटाइन की क्या हो जाएगी, स्टेबल। ठीक है, अगर हम बात करें, अभी तक हमने देखा कि कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल वाली पोजीशन क्या होती है हमारी, अल्फा पोजीशन। उसी अल्फा पोजीशन के ऊपर लगे हुए हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। लेकिन बेसिकली जब हमने देखा कि हमारे पास में, जब हमने देखा कि जब हम कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बना रहे थे, वहां पर हमारा, अगर हम बात करें इस
मॉलिक्यूल की फर्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास में हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कुछ मॉलिक्यूल इस तरीके से हमारे पास में प्रेजेंट है, ये CH2 पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारे पास में, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस तरीके से हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमारे पास में, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ से ये कॉन्जुगेशन करता है और ये एक कॉन्जुगेशन बना के एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाता है कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड CH2, ये एज इट इज, ये एज इट इज, और यहाँ पर क्या होता है हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो ये वाला बॉन्ड टूटकर कहाँ जाता है यहाँ पर, और एक हाइपर सॉरी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती है हमारी कुछ इस तरीके से, CH2। अब यहाँ पर क्या होता है हमारे पास में हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर अब क्या जनरेट हो गया हमारे पास में, कार्बोकैटायन। तो अब ये कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाली पोजीशन क्या है, अल्फा पोजीशन। अल्फा पोजीशन पे लगेगा हाइड्रोजन, क्या हो जाएंगे हमारे अल्फा हाइड्रोजन। इस तरीके से ये अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो पूरा स्टेबल कौन हो जाएगा हमारे पास में, ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक। अगर हम बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में अभी आपने देखा कि हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस पोजीशन पे लग सकता है। अगर बेंजीन प्रेजेंट है हमारे पास में किस किस पोजीशन पे लग सकता है, या तो ऑर्थो पे लग सकता है या फिर पैरा पोजीशन पे लग सकता है। अभी आपने देखा ये जो पॉजिटिव चार्ज हमारा क्रिएट हो रहा है, क्या ये मेटा पोजीशन पे आ रहा है, ये कभी मेटा पोजीशन पे नहीं आएगा। अगर आप इसको आगे भी देखें तो आगे क्या हो जाएगा आपके पास में, कुछ इस तरीके से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो अब कहाँ पे आ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, CH3, ठीक है। इस तरीके से आपके पास में कहाँ जनरेट हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। तो इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन भी सिर्फ कहाँ कहाँ लगता है, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन के ऊपर। कभी भी आपको अगर हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी देखनी है तो आपको क्या देखना है, कार्बन कैटायन अगर प्रेजेंट है तो वहां पे क्या ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर वहां कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आप उसे क्या करोगे, अल्फा हाइड्रोजन में काउंट करोगे, उसकी स्टेबिलिटी को क्या बताओगे, ज्यादा बताओगे, ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ज्यादा डोमिनेटिंग कौन होता है हमारे पास में, हाइपर कॉन्जुगेशन हमारे पास में ज्यादा डोमिनेटिंग होता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव, ठीक है। तो कभी भी आपको सबसे पहले क्या देखना है, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या उस मॉलिक्यूल के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अगर वहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन लगाओ, उसके बाद में आप क्या लगाओगे, इंडक्टिव इफेक्ट, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन से आपका ऑर्डर फाइनलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन, कि हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ से अराइज हुआ, क्यों अराइज हुआ, हम क्यों पढ़ते हैं, क्या कॉन्सेप्ट रहा, और हमने किस किस सिस्टम में देखा, कितने टाइप के होते हैं, प्लस एच और प्लस माइनस एच, और किस किस में प्लस एच दिखाई देता है, किस किस में माइनस एच दिखाई देता है, और ऑर्डर क्या होता है प्लस एच का और माइनस एच का। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। टिल देन बाय बाय। Thank you for watching my video. If you like my content and if you like my video, please do like, share